हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 रीड करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के 3 घटक कौन कौन से हैं? जैसा कि अभी हमने देखा, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति, चलिए देखते हैं शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? भूमंडल, चलिए भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं अब हम। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं वो? बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल भी सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। तो चलिए अब हम चित्र 5.1 को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर विश्व के महाद्वीप और महासागर दिखाए गए हैं। चलिए एक बार देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पर उत्तर अमेरिका दिखाया गया है फ्रेंड्स। देखिए, रॉकी पर्वत और एप्लेशियन पर्वत इसमें पाए जाते हैं। कौन सी जगह पर? उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। और कर्क रेखा जो है उत्तर अमेरिका से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, चलिए एक बार आगे क्या दिखाया गया है। आर्कटिक महासागर, ये देखिए यहाँ पर आर्कटिक महासागर दिखाया गया है। यूरोप दिखाया गया है, यहाँ पर भूमध्य सागर दिखाया गया है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। ये एशिया दिखाया गया है, एशिया में यूराल पर्वत स्थित है। साथ ही तिब्बत का पठार, ये देखिए ये भारत का नक्शा दिखाया गया है, इसमें हिमालय पर्वत है। एशिया से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? एशिया से कर्क रेखा होकर गुजरती है, देखिए, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर भी गुजरती है साथ ही में। अब यहाँ पर चलिए देखते अफ्रीका के बारे में जानते हैं हम थोड़ा सा। तो अफ्रीका में ये सहारा मरुस्थल दिखाया गया है, यहाँ पर नील नदी दिखाई गई है। और अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहाँ पर विषुवत, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा ही इससे होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हिंद महासागर दिखाया गया है। साथ ही में दक्षिण अमेरिका दिखाया गया है। ये अमेज़न नदी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत दिखाया गया है इसी तरह है। अब ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, चलिए हम। ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और साथ ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये मैप में ये सब दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागर दिखाया गया है इस तरह, हिंद महासागर। तो ये सब इस मैप में दिखाया गया है फ्रेंड्स। चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आप जानते हैं, चलिए पढ़ते हैं एक बार। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1884 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। अब चलिए महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं हम। महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। वे विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्रों को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब एशिया के बारे में पढ़ते हैं, चलिए हम। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, जैसा कि हमने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, इसे यूरोप से अलग करता है। तो जो यूराल पर्वत है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, मतलब यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अब चलिए यूरोप के बारे में पढ़ते हैं हम। एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। किससे? यूरोप से होकर गुजरता है आर्कटिक वृत्त। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। किसके? अफ्रीका के लगभग मध्य भाग से होकर विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवृत्त तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। हमने अभी अभी देखा था फ्रेंड्स ये मैप में भी कि अफ्रीका से कर्क, विषुवृत्त और मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? आगे पढ़ते हैं अब हम। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर में से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन सी नदी बहती है? अमेजन नदी बहती है जो कि विश्व की सबसे लंबी बड़ी नदी है।
तो ये स्थल संधि और जल संधि दिखाई गई है। चलिए देखते हैं एक बार। ये उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, इन दोनों के बीच में स्थल संधि है। तो स्थल संधि किसे कहते हैं? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहा जाता है। जल संधि किसे कहते हैं? पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल संधि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं होता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं। इनके नाम हैं मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। कहाँ पर है ये? अंटार्कटिका में है। अब जल संधि के बारे में पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदी तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं किस चीज़ का चित्र है ये देखिए यहाँ पर महासागर दिखाए गए हैं कि हमारी पृथ्वी के 97.5% पार्ट पर महासागर है और जबकि अलवण जल मतलब जो पीने लायक यूज़ करने लायक जल है वो सिर्फ 2.5% भाग पर है। महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार। तो यहाँ पर महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार दिखाए गए हैं। ये देखिए, उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 5.3 में दिए गए वर्गों को गिनिए एवं निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए। कौन बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? महासागर। महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं एक बार। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर जो हैं ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स काफ़ी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर पर स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तो प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? लगभग वृत्ताकार आकार है इसका। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं।
चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो ये चित्र देखते हैं, यहाँ पर किस चीज़ का चित्र दिखाया गया है। दंतुरित तट रेखा दिखाई गई है, यहाँ पे डबलिन और बेलफास्ट दिखाया गया है साथ ही में। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो हिंद महासागर का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया यानी कि इसके उत्तर में जो है एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव को चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया में से घिरा है। अब वायुमंडल देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। वायुमंडल के विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और लास्ट है बहिर्मंडल। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे फ्रेंड्स, पराबैंगनी किरणें से वायुमंडल जो है हमारे को बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म होती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। पर्वतारोही मतलब जो पहाड़ वगैरह की चढ़ाई करते रहते हैं फ्रेंड्स, उन्हें पर्वतारोही कहा जाता है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इंग्लिश में अगर कहना चाहे तो हवा जो होती है वो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब जीवमंडल के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। जीवमंडल
स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से होकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जलमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों से दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स को लेकर होगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।